और वो उसके फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए अली, तो फिर भी उन्हें फरहान अली, आई थिंक ये नेवर एंडिंग डिबेट है। लेकिन डॉक्टर शबाना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अली की भी और फरा की भी बात सुनी, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई आज की औरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है? देखिए, हमेशा आपने देखना होता है कि वेरिएबल फैक्टर क्या है, बीच में डिनोमिनेटर हुआ क्या है, बदला क्या है। अगर आप तरबियत की बात करें, तरबियत जो है माँ बाप पहले भी कर रहे थे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी जनरेशनल गैप था थोड़ा सा। आप उसको कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सा तरबियत करने की कोशिश कर रहे थे। माहौल था आपका एक पाकिस्तान का, घर का स्ट्रक्चर था, घर का स्ट्रक्चर अभी भी वही है, तरबियत देने की अभी भी वही कोशिश किए जा रही है। तो बीच में बदला क्या है? आई एब्सोल्युटली एग्री कि जब आपको ये फराज जी ने जो कहा कि एक दो वर्ड्स उन्होंने बोले, एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा बोला फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस। आपने देखना है कि आप पहले 20 या 30 साल पहले भी जो हो रही थी तरबियत, माएँ बड़ी अच्छी थी। आज की माएँ भी जो तरबियत कर रही हैं वो कोशिश यही कर रही हैं कि उनकी बच्चियों की तरबियत अच्छी हो जाए। फर्क ये हुआ है कि जब औरत एजुकेशन हासिल कर रही है, बच्चियां आगे से पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अवेयरनेस हो रही है, शादी जब आप करने निकलते हैं उनका, तो उनकी कंपैटिबिलिटी का फैक्टर वो नहीं होता। ब्याह आप उनको देते हैं ऐसे लेवल पे जाके जहाँ पे लड़के का वो लेवल ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे उसकी फिजिकल या उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर घर का ऐसा है जहाँ पे एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, और लड़की को आपने बिल्कुल बाशऊर करके एक बहुत ही इंडिपेंडेंट औरत बना के भेज दिया। तो यहाँ पे तरबियत का एलिमेंट आएगा कि जब आप अपनी बच्चियों को रेस कर रहे हैं और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मतलब समझा रहे हैं, तो उनको ये मतलब समझाएं कि आपने अपने बुरे वक्त में मियाँ के साथ काम करना है, कोई बुरा वक्त फैमिली पे आ जाए तो उसका साथ देना है। लेकिन अब हो ये रहा है कि लड़कियों की जब तरबियत हो रही है तो उनको ये सिखाया जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आ गया तो कोई तुम्हें टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, तलाक लेना, वी आर योर सपोर्ट, यू कैन मेक योर ओन मनी, तुम्हारे पास डिग्रीज हैं, तुम जो है अपना फैसला करके आ जाना, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। देखिए, आपने खिड़की खोल दी है, खिड़की में सब हवा ने आना है और अजान ने आना है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है ना कि खिड़की तो खुली है, अब उसमें क्या चीज अंदर आ रही है ये आपकी उसके ऊपर है कि आप क्या चीज को आप ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि अजान आ रही है। मतलब तो वही है कि आपने एजुकेट किया है औरत को, लेकिन किस अंदाज में किया है। तो साथ जो है वो जो अली साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन के बाद, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद औरत की ट्रेनिंग हो रही है, तो मर्द को पहले ट्रेन करें कि अब अगर तुम एक पढ़ी डॉक्टर लिखी शबाना, यहाँ पर अली का भी यही ख्याल था कि आज की औरत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। लेकिन क्या घर बसाना सिर्फ औरत का ही काम है, मर्द की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि रिलेशन गोज बोथ वे। हाँ, फिर अपने जो जिसके साथ शादी हो रही है, पहले आप देखें कि किसकी आपकी कंपैटिबिलिटी किस लेवल की है। आपका सिलेक्शन ऑफ पार्टनर एंड सिलेक्शन ऑफ फैमिली, जिस घर में जा रहे हैं, दैट विल बी अ मेक और ब्रेक डील। कि अब अगर इतना शऊर दे के आपने एक ऐसे घर में भेज दिया जहां पे वो कहते हैं काम करना ही नहीं, और आपने लड़की को ट्रेन किया कि सारी उम्र उसने काम करना है, या वो बड़ी लिबरेटेड एंड प्रोग्रेसिव है, और आपने ब्याह दिया जहाँ पे सारे हेड टू टो अबाया पहनते हैं, तो आपका सिलेक्शन ऑफ पार्टनर या सिलेक्शन ऑफ फैमिली गलत हो गई। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ये देखना पड़ेगा। और फिर अगर आपने एक ऐसे लड़के से ब्याह दिया, आपकी लड़की का इंटेलेक्चुअल लेवल कहीं और है और उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है एबीसी की, तो या तो अपने मर्द की तरक्की और ट्रेनिंग करें उससे पहले, ताकि उसको पता हो कि जिसको इक्वल लेवल पे आपको फिर शादी या जाना चाहिए। बाकी तो शादी होती ही गैम्बल है ना, कि आप लव मैरिज भी करो तो जैसे वो कह रहे थे कि दिखाने को क्या कहते हैं वो, दिखाने को कुछ और, हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और। तो खैर वहां पे एक्सपेक्टेशंस का मसला आ जाता है, और वहां लड़की की टॉलरेंस कम होती है, क्योंकि वो सर्टेन एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी जानती है मर्द को। वो कहेगी कि तुमने अपनी माँ की बात कैसे सुन ली जबकि मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि उसको एक वो होता है अपने उसकी अथॉरिटी के ऊपर कि मैं तो तुम्हें ऑलरेडी जानती हूँ, मेरे तो ये वादे वही तुमने किए थे मेरे साथ। वहां पे उसका टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है। तो इट ऑल कम्स डाउन टू, जिस तरह आप दोनों हजरात कह रहे हैं कि इस मल्टीफैक्टोरियल, कोई एक चीज पिन पॉइंट नहीं कर सकेंगे आप। बाय द वे, जो तलाक है वो पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे ग्लोबल, पहले वेस्ट में थी अब ईस्ट में भी है। सो टाइम्स आर चेंजिंग। अब ये टैबू कहें या एक्सेप्टेबिलिटी कहें या इसको नॉलेज कहें, अवेयरनेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जी डॉक्टर शबाना, थैंक यू। आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, बिकॉज यहाँ पर टाइम हुआ है हमारे एक ब्यूटी से। हम रोज़ कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आते हैं, तो आज भी हम आपके ब्यूटी कंसर्न्स के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं अपने इस ब्यूटी सेगमेंट में, विच इज़ लेज़र ट्रीटमेंट। बच्चों की कस्टडी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो खातन को, मदर्स को, फीमेल्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तलाक के बाद, खुला के बाद। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ।
ब्यूटी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मिनहल जावेद। शी इज़ अ ब्यूटी एक्सपर्ट एंड एस्थेटिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मिनहल, आजकल ना लेज़र लड़कियों का तो एक मेजर कंसर्न है कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, हार्मफुल होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? लेज़र हेयर रिमूवल अभी बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है। मतलब बाकी अगर आप एस्थेटिक से कंपेयर करें तो जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो काफ़ी पॉपुलर है, बिकॉज़ हेयर रिमूवल तो बहुत कॉमन है। लेकिन इसमें यह होता है कि लोगों का अक्सर जो पॉपुलर ट्रीटमेंट जो इसके कंपैरिजन में है वो वैक्सिंग है। तो जो ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंसिव है लेज़र ट्रीटमेंट, हर कोई औरत जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो उसके ऑपोजिट वैक्सिंग, व्हिच इज़ सेफ मोर। नहीं, वैक्सिंग का बेसिकली ये होता है कि जब आप वैक्सिंग कराते हो ना तो आपकी हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट सेशन कब चाहिए होगा। कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक 10 days, फॉर सम पीपल इट्स 2 weeks, फॉर सम पीपल इट्स 1 week। एक तो ये होता है कि जब आप वैक्स करते हो तो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज स्किन खिंचती है तो वो लूज़ हो जाती है। और अगर आप फेस की वैक्स की बात करो तो आपकी स्किन विद टाइम सैगी हो जाती है। और सेकेंडली वैक्सिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉलिकुलाइटिस, जिसको हम इनग्रोन हेयर भी कहते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली वैक्सिंग करते हो तो कुछ बाल क्योंकि लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मतलब वीक होते हैं, तो कुछ टूट जाते हैं, वो फिर रिवर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इनग्रोन हेयर बन जाता है। और कुछ बैक्टीरिया हमारी स्किन पे बहुत कॉमनली और बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होती है, वो फॉलिकुलाइटिस बनता है, जिसको अक्सर लड़कियां स्ट्रॉबेरी लेग्स भी कहती हैं। तो इससे आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है? से यस, क्योंकि हेयर जब वापस ग्रो करता है तो वो इनग्रोन बनता है, और अगर उसमें बैक्टीरिया इन्वेड कर जाए जो कि स्किन पे बहुत न्यूमरसली प्रेजेंट होता है तो वो इन्फेक्ट करता है उसको, तो फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। और अक्सर इनग्रोन की वजह से लोगों की स्ट्रॉबेरी लेग्स भी बहुत कॉमन है इन पाकिस्तान। तो लेज़र में बेसिकली ये होता है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग लेज़र कि ये परमानेंट हेयर रिमूवल है। इट्स नॉट परमानेंट। इसमें ये होता है 70 to 80% रिडक्शन हो जाती है आपकी, और इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन बेसिकली इंक्रीजेस। इट कैन इंक्रीज अप टू 6 months, कि आपको 6 months तक कोई सेशन नहीं चाहिए। इट कैन बी अप टू 1 year, इट कैन बी अप टू 3 months, इट डिपेंड्स। लेकिन पाकिस्तान में PCOS इज़ वेरी कॉमन, ड्यू टू विच एवरी 3 to 4 weeks आपको सेशन रिपीटेडली चाहिए। तो हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड? लाइक बेसिकली नॉर्मल अगर एक मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए, मैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, तो मुझे मैक्सिमम इन माइंड कितने सेशंस होने चाहिए? 6 to 8 तो आपको चाहिए फॉर 60 to 70% रिडक्शन, देन इट्स योर मेंटेनेंस। क्या चांसेस हैं कि कम हो जाएंगे? कम होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एज आई टोल्ड यू, PCOS, थायराइड, फिर प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे अक्सर बाल वापस आ जाते हैं। शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बाल वापस आ जाते हैं। ये सारा कुछ फिर भी गाइड यू अकॉर्डिंगली के इन फैक्टर से आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस डिपेंड करती है कि आपको कब लेनी पड़ेगी। लेकिन 6 to 8 सेशंस में मोर देन 80% फीमेल्स को रिजल्ट्स आते हैं, 60 to 70% रिडक्शन फॉर शो होती है। लेकिन जो लेज़र जब करवा लेते हैं तो क्या उसके बाद हम स्किन पर वैक्सिंग कर सकते हैं? अगर आप वैक्सिंग करते हो देन अगेन आप उसके साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि लेज़र का अपना साइकिल होता है, वैक्सिंग का अपना होता है। लेज़र में बेसिकली आप फॉलिकल को बर्न कर रहे हो, वैक्सिंग में आप उसको प्लक आउट कर रहे हो। तो इसलिए व्हेन वी स्टार्ट ऑन लेज़र, तो फिर हम आपको मना कर देते हैं दैट ट्वीजिंग, प्लकिंग, वैक्सिंग ये आपने नहीं करना। लेकिन इशू तो सेम रहता है ना, हमने लेज़र कराया लेकिन फिर भी बाल आ रहे हैं, तो फिर लड़कियां वैक्सिंग करवा रही हैं। नहीं,